नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम एक बार फिर से हो चुके हैं लाइव। जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था, पिछले क्लास में हमने जो इतिहास था उसको 3 भागों में बांटा था, जिसमें सुविधा के दृष्टिकोण से एक था आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा था आपका मध्यकालीन इतिहास और तीसरा था आपका आधुनिक इतिहास। वहीं हमने अपने और सुविधा के दृष्टिकोण से इतिहास को फिर से 3 भागों में बांटा था, जिसमें आप था प्रागैतिहासिक, दूसरा था आपका आद्य ऐतिहासिक और तीसरा था आपका ऐतिहासिक। इन 3 भागों में हमने कल की क्लास में बांटा था। सबसे पहले जो हमने देखा था कि आपका प्रागैतिहासिक किसे कहा जाता है, तो याद रखना है प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। यदि पूछा जाएगा तो आप लोग क्या चीज़ याद रखोगे? ऐसा काल जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा काल जिसे हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब इंसानों का उद्भव हुआ था तो हमारे पूर्वज कौन थे? आदि मानव थे। तो आदि मानव के द्वारा जब दो पत्थरों को रगड़कर जब आग जलाना सीखा होगा, पहिए की खोज किया होगा, तो उसे कहीं पर लिखा तो नहीं होगा आदि मानवों के द्वारा। तो याद रखना है आपको उसी चीज़ को कि ऐसा काल जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं हम? जैसे कि हमें हिंदी आता है, और कौन सा भाषा आता है हिंदी के अलावा? हिंदी के अलावा आता है हमें इंग्लिश, और इंग्लिश के अलावा आता है हमें छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। पर पहले के राजा महाराजा कई लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? कई लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे और कई लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे। इस कारण से आपका मैटर फंस जाता था कि जब आप प्राकृत भाषा का प्रयोग कर रहे हो और पाली भाषा का प्रयोग कर रहे हो, यहाँ पर तो आपका मैटर फंस गया है, तब कैसे करोगे? तो प्राकृत और पाली भाषा का प्रयोग करते थे पहले के जो राजा महाराजा थे, और ये हमें आता नहीं है। तो ऐसा काल जिसमें लिखा तो गया, क्या किया गया? लिखा तो गया पर पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। मतलब वो प्राकृत भाषा या पाली भाषा में लिख के चले गए, पर उसे हम पढ़ तो नहीं पाए। अब मैं यहाँ पर ये शब्द लिख दूंगा, इसको आप पढ़ पा रहे हो क्या? नहीं, लेकिन लिखा तो गया है ना। तो लिखा गया पर पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा ऐतिहासिक हम किसे कहते हैं? जिसे लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। आप जो इतिहास का बुक पढ़ते हैं, किसका बुक पढ़ते हो? इतिहास का। तो इतिहास का जब आप बुक पढ़ते हो तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ चीज़ भी मिल रहा है और पढ़ भी रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहते हैं। इतना तक हमने देखा था कल की क्लास में। अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हमारे रचयिता, या जिसे कहते हैं संकलनकर्ता, जिसे कहते हैं रचयिता या जिसे कहते हैं संकलनकर्ता। आप सभी को याद रखना है रचयिता या संकलनकर्ता कहने का मतलब क्या है आखिर? रचयिता या संकलनकर्ता कहने का मतलब क्या है आखिर? तो रचयिता या संकलनकर्ता कहने का मतलब क्या है? यदि मैं आम भाषा में बात करूं तो याद रखना है रचयिता या संकलनकर्ता के बारे में जब मैं बात करूंगा, किसके बारे में? रचयिता या संकलनकर्ता के बारे में जब मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, और वो चीज़ क्या है? यहाँ पर एक चीज़ वो जो याद रखना है आपको, वो चीज़ कुछ ऐसा है यदि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि संकलनकर्ता कौन है या रचनाकार कौन है, तो याद रखना है ये जो महर्षि पीछे में आपको दिख रहे हैं, ये कोई और ऋषि नहीं बल्कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं और वेदों के रचयिता हैं। तो पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा कि वेदों के रचयिता कौन है, तो याद रखना है वेदों के रचयिता या संकलनकर्ता कौन है यदि पूछा जाएगा, रचयिता या संकलनकर्ता कौन है करके,
तो नाम याद रखना है आपको, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। क्या नाम है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ये क्या है आपके? वेदों के रचयिता या संकलनकर्ता। क्या है आपके? वेदों के रचयिता या फिर आपके संकलनकर्ता। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ये आपके वेदों के रचयिता या क्या है? आपके संकलन करता है, याद रखना है। अब वेदों को हमने कितने भागों में बांटा है? तो याद रखना है, वेद को हमने सुविधा के दृष्टिकोण से, ठीक है, जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे उन्होंने वेदों को भागों में बांटा है। और वेद की भागों में संख्या कितनी है? 4। सबसे पहला कौन सा है आपका? ऋग्वेद। सबसे पहला कौन सा है आपका? ऋग्वेद। दूसरा याद रखना है आपको यजुर्वेद। दूसरा क्या याद रखना है आपको? यजुर्वेद। और तीसरा और चौथा कौन सा है? चलिए कमेंट करके बताइए। कल की क्लास में मैंने बताया था ना, कमेंट करके बताइए आप लोग कि तीसरा और चौथा कौन सा है आपका। 4 वेद होते हैं, एक आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद। चलिए तीसरा और चौथा बताइए कौन सा है आपका। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि कल की क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तीसरा कौन सा है आपका बताइए कमेंट करके। यजुर्वेद तक तो हमने देख लिया था। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए। वेद कितने प्रकार के होते हैं आपके? 4। एक हो गया आपका यजुर्वेद ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका कौन सा हो जाता है? सामवेद। और अगला कौन सा हो जाएगा आपका? अथर्ववेद। अगला कौन सा हो जाएगा आपका? अथर्ववेद। ठीक है, इन 4 वेदों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमने देखा ऋग्वेद, दूसरा हमने देखा कौन सा आपका? दूसरा हमने देखा यजुर्वेद, तीसरा हमने देखा सामवेद, और चौथा कौन सा है आपका? अथर्ववेद। आज की क्लास में हम इसी के बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे? आपके ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आपके ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद के बारे में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो याद रखना है ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहला चीज़ जो पॉइंट हमें पढ़ना है, ठीक है, ऋग्वेद के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है, यह सबसे पुराना वेद है। यह सबसे पुराना वेद है। ठीक है, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है सबसे पुराना वेद कौन सा है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ऋग्वेद। दूसरा आपको याद रखना है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, यह सबसे पुराना वेद है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है तो याद रखना है होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। जैसे कि आपके घर में पंडित जी आते हैं, पंडित जी का काम क्या होता है? पूजा करना। मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कौन से सब्जेक्ट का टीचर है बोलोगे? इतिहास का। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें याद रखना होगा कि जो ऋग्वेद के पढ़ने वाले थे उस टाइम पे उसे क्या कहा जाता था? होत्री। क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था ऋग्वेद के पढ़ने वाले को। अगला पॉइंट यदि मैं बात करूं ऋग्वेद के बारे में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और वो पॉइंट है आपका ऋग्वेद में कितने मंडल हैं।
तो याद रखना है, ऋग्वेद में आपके 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त और 10,462 क्या हैं आपकी ऋचाएँ। 10,462 क्या हैं आपकी ऋचाएँ। ठीक है, याद रखना है 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। क्या चीज़ याद रखोगे? यह सबसे पुराना वेद है। इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। कितने इसमें मंडल है पूछा जाएगा तो याद रखना है 10 मंडल। कितने मंडल हैं आपके पास? 10 मंडल हैं आपके पास। 10 के 10 मंडल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं आपको कराऊंगा उतना करते हुए चलिएगा। हम थोड़ा सा हिस्ट्री को थोड़ा डीप पढ़ेंगे ताकि आपके पेपर में कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ से आपके पेपर में प्रश्न ना छूटे। तो 10 मंडल और कितने सूक्त हैं यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 1028 सूक्त हैं। 1028 आपके क्या हैं? सूक्त हैं। वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि कितने आपकी ऋचाएँ हैं तो याद रखना है 10,462 क्या हैं आपकी ऋचाएँ हैं। 10,462 क्या हैं आपकी ऋचाएँ। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 आपकी क्या है ऋचाएँ हैं। अब ये 10 मंडल कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हमें देखना होगा। सबसे पहले आज का क्लास जब हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने देखा था कि वेदों के चाहे रचयिता कहे चाहे आपके संकलनकर्ता कहे, वेदों के रचयिता कहे चाहे संकलनकर्ता कहे, आपके कौन है वेदों के रचयिता या संकलनकर्ता? तो याद रखना है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। पूरा नाम याद करने में दिक्कत होगा तो आखिरी का ये लाइन याद रखना, वेद व्यास। वेदों को कितने भागों में बांटा गया है तो याद रखना है ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद और चौथा आपका अथर्ववेद। चौथा आपका कौन सा है? अथर्ववेद। वहीं ऋग्वेद के बारे में अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया है तो ऋग्वेद आपका क्या कहता है? ऋग्वेद के बारे में याद रखना है यह सबसे पुराना वेद है। क्या याद रखोगे? यह सबसे पुराना वेद है। होत्री, होत्री के बारे में याद रखना है, पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। तीसरा, इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 क्या हैं आपकी ऋचाएँ हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 आपकी क्या हैं ऋचाएँ हैं। 10,462 क्या है आपकी ऋचाएँ हैं। वहीं आगे यदि मैं बात करूं तो अब हम देखते हैं कि इस 10 मंडल में आपको पूरा 10 मंडल नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है तीसरा मंडल। सबसे पहले कौन सा मंडल पढ़ना है आपको? तीसरा मंडल पढ़ना है। ठीक है, कौन सा मंडल पढ़ना है आपको? तीसरा मंडल पढ़ना है। और ये तीसरा मंडल किसकी बात करता है? तो अक्सर आप स्कूल गए होंगे। कहाँ गए होंगे? स्कूल। तो स्कूल जाने के दौरान आपको गायत्री मंत्र पढ़वाया जाता था। क्या पढ़वाया जाता था? गायत्री मंत्र। आपने अक्सर केयर किया होगा कि स्कूल में कितना बार गायत्री मंत्र पढ़ते हो? 3 बार। देखो, कोई व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, कोई व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए यदि 5 बार, 21 बार, 11 बार करता है गायत्री मंत्र, वो अलग है। पर नॉर्मली यदि मैं बात करूं आपके स्कूल में कितना बार गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो स्कूल में आप 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हो। तो याद रखना है तीसरे मंडल में आपके गायत्री मंत्र की चर्चा है। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ये गायत्री मंत्र समर्पित है आपके सूर्य देवता और सावित्री को। सूर्य देवता और सावित्री को क्या है? समर्पित है। पेपर में ये कई बार प्रश्न पूछा है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी चर्चा की गई है। तो याद रखना है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी चर्चा की गई है? तो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सूर्य देवता, जो कि सूर्य देवता और माता सावित्री को क्या है? समर्पित है। तो इसके तीसरे मंडल में किसकी चर्चा की गई है पूछेगा तो याद रखना है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप 3 बार पढ़ते हो। इसके बाद करूं मैं आगे, 8वें मंडल में किसकी चर्चा की गई है?
8वें मंडल में किसकी चर्चा की गई है? तो याद रखना है हस्तलिखित। क्या याद रखना है? हस्तलिखित ऋचाओं को। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है खील। ये आपका दीवार में हथौड़ा मार के चलाने वाला खील नहीं है, बल्कि ये क्या है? आपका खील है। हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखने वाले ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। तो 8वें मंडल में किसकी चर्चा है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील। पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है खील कहा जाता है। वहीं आगे मैं बात करूं कि आपके 9वें मंडल में किसकी चर्चा की गई है? नौवें मंडल में किसकी चर्चा की गई है? ठीक है, तो याद रखना है 9वें मंडल में किसकी चर्चा की गई है? तो याद रखना है देवता सोम। ठीक है, 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? तो याद रखना है देवता सोम की चर्चा है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 9वें मंडल में आपका किसका चर्चा है? तो देवता सोम। अब आखिर ये देवता सोम कौन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और क्यों आखिर ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है? तो इसको इसलिए याद रखना है देवता सोम को, ये देवता सोम कोई और नहीं बल्कि आपका कौन है? तो याद रखना है देवता सोम के बारे में क्या चीज़ याद रखोगे? देवता सोम के बारे में आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो क्या चीज़ याद रखोगे? देवता सोम के बारे में आपको याद रखना है ये वनों की रक्षा करने वाले देवता हैं। कौन है आपके? वनों की रक्षा करने वाले देवता हैं। तो 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? देवता सोम की चर्चा है। वहीं आगे यदि मैं बात करूं आपके 10वें मंडल का, 10वें मंडल में किसकी चर्चा है? दसवें मंडल में किसकी चर्चा है यदि मैं पूछूं आपसे तो याद रखना है इसमें पुरुषोक्त की तुलना भगवान ब्रह्मा के आपके 4 चीज़ों से किया गया है, जिसमें पहला है आपका मुंह, दूसरा है आपकी भुजाएं, तीसरा है आपके शरीर में ही स्थित जंघा, अगला है आपके पैर या फिर इसे ही हम कहते हैं चरण। ठीक है, तो पुरुषोक्त के 4 चीज़ों से तुलना किया गया है, जिसमें भगवान ब्रह्मा के मुख, भुजाएं, जंघा और चरणों से क्या किया गया है? तुलना किया गया है। तो 10वां मंडल किसके बारे में बात करता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है पुरुषोक्त की तुलना किया गया है भगवान ब्रह्मा के 4 चीज़ों से, जिसमें एक है आपका मुंह, दूसरा है आपका भुजा, तीसरा है आपका जंघा और चौथा है आपका चरण या फिर उसे ही कहते हैं पैर। तो याद रखना मुंह से तुलना किसका किया गया है यदि पूछा जाएगा? मुंह से तुलना किसका किया गया है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ब्राह्मण का। किसका तुलना किया गया है? मुंह से ब्राह्मण का तुलना किया गया है। वहीं भुजाओं से यदि मैं बात करूं, भुजाओं से तो जो आपकी रक्षा करता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, आपका अंगरक्षक। और उस टाइम जब ऋग्वेद की बात चल रहा है तो उस टाइम भुजाओं से रिलेटेड यानी कि जो आपकी रक्षा करता था वो कौन था? आपका क्षत्रिय। तो क्षत्रिय की तुलना किससे किया है? भगवान ब्रह्मा के भुजा से। जंघा से किसका तुलना किया गया है? तो याद रखना है जंघा से तुलना किया गया है आपके वैश्य का। जंघा से किसका तुलना किया गया है? आपके वैश्य का। और चरणों से किसका तुलना किया गया है? आपके शूद्र का। ठीक है, पहले आप सभी को पता होगा जब आज से कई साल पहले द्वापर युग, त्रेता युग या ऋग्वेद काल के बारे में मैं बात करूं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कई चीज़ों को लेकर वर्गों में बांटा गया था, जिसमें से एक था आपका कि लोगों को काम के आधार पर अलग अलग वर्ग में बांटा गया था।
जैसे ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ विधि विधान करना, तो वो मुंह से मंत्र का क्या करता था, उच्चारण। दूसरा, भुजाओं के बारे में यदि मैं बात करूं, किसके बारे में, भुजाओं के बारे में यदि मैं बात करूं, तो आपको याद रखना है भुजा यानी कि आपकी रक्षा करने वाला, भुजा यानी कि आपकी रक्षा करने वाला, और ये कौन करता है, आपका क्षत्रिय। तीसरा मैं बात करूं जंघा का, तो जंघा से तुलना किया गया है वैश्य का। और चरण या फिर पैर से आपका तुलना किया गया है किससे, शूद्र से तुलना किया गया है। कई बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर 10 मंडल है तो 10 मंडल के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। बेटा आपको हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करना है बल्कि एग्ज़ाम निकालना है। मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, इधर उधर कुछ भी हम नहीं पढ़ेंगे। डीप पढ़ना है इसका मतलब कुछ भी थोड़ी ना पढ़ोगे जी, जो आपके एग्ज़ाम में आता है आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पढ़ना है। आगे मैं बात करूं, आपके गाय को ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था, तो याद रखना है गाय को ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था। इसके अलावा आपके इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितनी बार चर्चा किया गया है, अग्नि के लिए ऋग्वेद में कितना बार चर्चा किया गया है, वामन अवतार जो कि आपके विष्णु भगवान का अवतार है, वामन अवतार के लिए, वामन अवतार के 3 पगों की चर्चा, वामन अवतार के 3 पगों की चर्चा की गई है आपके ऋग्वेद में। ये वामन अवतार वाला चर्चा वही है सेम। एक राजा हुआ करते थे, यदि आप लोगों ने टीवी सीरियल वगैरह देखा होगा तो आपको पता होगा, एक राजा थे आपके राजा बलि, जो कि एक महान प्रतापी राजा होने के साथ साथ दानवीर भी था। तो भगवान विष्णु जब वामन अवतार लेके आते हैं, भगवान विष्णु जब वामन अवतार लेके आते हैं तो उनसे जो है वामन अवतार के दौरान जब वामन अवतार लेके आते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि भगवान विष्णु उनसे जब दान मांगते हैं तो वामन अवतार के दौरान भगवान विष्णु 3 ही पग में पूरी धरती को नाप लेते हैं, और जब 2 ही पग में धरती को नापते हैं तो तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं रहता। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि बेटा मैं तीसरा पैर कहाँ पर रखूँ, 2 पग में तो मैंने पूरी धरती को नाप लिया। तो तीसरा पैर राजा बलि अपने किस पे रखवाते हैं, सिर पे, सर पे। तो वामन अवतार के 3 पगों की चर्चा किस में है, आपके ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता था, तो याद रखना है अधन्य। क्या कहा जाता था, अधन्य। इंद्र की चर्चा कितने बार की गई है, तो याद रखना है 250 बार किया गया है आपके किसमें, इंद्र की चर्चा कितने बार की गई है, तो याद रखना है 250 बार किया गया है। इंद्र की चर्चा कितना बार किया गया है ऋग्वेद में, यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है इंद्र की चर्चा कितने बार किया गया है, आपके 250 बार। वहीं अग्नि की चर्चा कितना बार किया गया है, यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है अग्नि का चर्चा किया गया है 200 बार। यदि आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है गाय के लिए आप पूछा जाएगा गाय को क्या कहा जाता था ऋग्वेद काल में, तो अधन्य। इंद्र के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद काल में, तो याद रखना है 250 बार। अग्नि के लिए यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 200 बार। और वामन अवतार के 3 पगों की चर्चा के बारे में बात करेगा, वामन अवतार के 3 पगों की चर्चा के बारे में यदि बात करेगा तो याद रखना है आप सभी को, वामन अवतार के 3 पगों की चर्चा के बारे में बात करेगा तो इसकी भी चर्चा आपके ऋग्वेद काल में है। सबसे पहले आज का क्लास जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने देखा ऋग्वेद काल के बारे में। ऋग्वेद के बारे में आपको याद रखना है यह सबसे पुराना वेद है। क्या याद रखोगे, यह सबसे पुराना आपका क्या है, वेद है। इसके अलावा ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है क्या कहा जाता है, होत्री। ऋग्वेद में कितने आपके मंडल है, तो याद रखना है 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 क्या हैं, ऋचाएँ हैं।
जिसमें से आपको 10 मंडल पूरा नहीं पढ़ना है, जो जो मैंने बताया है वो पढ़ना है। तीसरा मंडल किसकी चर्चा करता है? तो गायत्री मंत्र, देवता सूर्य और सावित्री की चर्चा है। 8वें मंडल में किसकी चर्चा है? तो याद रखना है, हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल। 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? तो याद रखना है देवता सोम। 9वें मंडल में किसकी चर्चा है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है देवता सोम की चर्चा है। वहीं आगे यदि मैं बात करूं 10वें मंडल के बारे में, यदि मैं बात करूं तो पुरुषसूक्त की तुलना किया गया है भगवान ब्रह्मा से। पुरुषसूक्त की तुलना किया गया है भगवान ब्रह्मा से, जिसमें मुंह से तुलना किया गया है भगवान ब्राह्मण से, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते हैं? मंत्रों का उच्चारण। भुजा यानी कि ताकत, और आपकी रक्षा कौन करता है? क्षत्रिय। जंघा से तुलना किया गया है वैश्य का। चरणों से या फिर आपके पैर से तुलना किया गया है आपके शूद्र का। इसके अलावा आगे मैं बात करूं ऋग्वेद काल का, तो ऋग्वेद काल में आपके गायों को क्या कहा गया है? अधन्य। ऋग्वेद काल में आपके गायों को क्या कहा गया है? तो याद रखना है अधन्य। इंद्र के बारे में यदि बात किया जाएगा तो याद रखना है इंद्र का चर्चा कितना बार किया गया है, यदि पूछेगा तो कितना बार किया गया है? आपका 250 बार, 250 बार। वहीं अग्नि के लिए कितनी बार चर्चा की गई है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 200 बार। वामन अवतार के 3 पगों की चर्चा कौन से वेद में किया गया है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है वामन अवतार के 3 पगों की चर्चा आपका किस में किया गया है? तो याद रखना है ऋग्वेद काल में। ठीक है, और आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। जाने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ सीजी व्यापम का ये बैच चल रहा है, और सीजी व्यापम के इस बैच में प्राइस है आपका 9999, पर इसमें आप यदि कॉल करेंगे संस्था में तो बिल्कुल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि इसमें चल रहा है अभी ऑफ़र। आप व्यापम की जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें ये बैच आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसमें आपको 5 पांडवों में गणित, रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज में आपका अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी भाषा, कंप्यूटर एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, आपका इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, सारा चीज़ इसमें पढ़ाया जाएगा। और प्राइस इतना ही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट। बस सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जब आप स्टोर सेक्शन में जाओगे तो वहाँ से बिल्कुल ये क्लास परचेस कर सकते हो। और बिल्कुल इतना नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। तो ऐसे बच्चे जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि लगातार व्यापम का ये बैच आपका चल रहा है, जिसमें साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो और मुलाकात होगा दोस्तों अगले वीडियो में। बस एक ही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कल क्लास में आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इतना टॉपिक रिवीजन करके आए, ताकि आगे आने वाले किसी एग्ज़ाम में या जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो और मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।